देखो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एज इट इज 4 टॉपिक करेंगे। पहला टॉपिक है वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। देखो बहुत कुछ करना है। अभी जस्ट आज तुम लोग को पढ़ाया गया पेरिस एग्रीमेंट, है ना। उसका ग्लासगो समिट का भी तुम लोग को स्मरण करवाया गया, और जहाँ पे हमने पंचामृत का वचन दिया है, यानी कि 5 चीज़ पे काम करेंगे। और उस 5 चीज़ में रिन्यूएबल पे तो बहुत ज़्यादा काम करना है हमें। जब रिन्यूएबल एनर्जी पे हम काम करना चाहते हैं, ये जो फसल फ्यूल है उस पर हम लेस डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है जो कटिंग एज जो इनोवेशंस या कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे बहुत ही कोशिश हो सकता है और हम लोग कोशिश कर भी सकते हैं। देखो फ्यूल एज हाइड्रोजन एज अ फ्यूल है ना, ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें, तो बिल्कुल उसी पे हम लोग काम करेंगे। कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दिया है। ये क्या चीज़ है ना, ये हाइड्रोजन मिशन, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। और हाइड्रोजन मिशन पिछले साल ही बहुत कुछ इस पर काम किया गया था। पहला टॉपिक रहेगा ये। दूसरा देखो, दूसरा टॉपिक क्या है, फिशरी सब्सिडी। अब जो फिशरी के ऊपर जो सब्सिडी दिया जाता है स्टूडेंट, तो जानते हो कि 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था, बहुत पहले एडिटोरियल में बताए थे तुम लोग को, तो उसमें ना बहुत कुछ नहीं सुलझ पाया। जैसे अनरेगुलेटेड फिशिंग था, 200 नॉटिकल माइल्स के बाद नहीं करना है, ये सभी चीज़। तो अनरेगुलेटेड जो फिशरीज होते हैं उस पर कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना नहीं करना है, क्या डिस्प्यूट है डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्री के बीच में, उसके बारे में जानना है हमें यहाँ पे। थर्ड देखो, थर्ड में हमें समझना है सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी। देखो ब्लू इकोनॉमी सस्टेनेबल होना बहुत जरूरी है, यानी कि जो ओशन का, सी का जो इकोनॉमी देखते हो कितना वर्ल्ड डिपेंडेंट है। देखो आप जब वर्ल्ड ट्रेड हो रहा है तो सी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। स्टेट ऑफ मलाक्का देखते हो, है ना, देख रहे हो ना, मलाक्का देखो, स्टेट ऑफ मलाक्का देखोगे, ये वाला हो गया, फिर ये अडान हो गया, ये फिर गल्फ ऑफ ओमान हो गया, ये सब कितना इंपॉर्टेंट एरिया है। तो कैसे हम ब्लू इकोनॉमी को सस्टेनेबल करें, और यहाँ पे हमें जो अप्रोच चाहिए वो इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको साथ आना होगा। लाइट ऑन कर दो जरा ऊपर, समझ गए। एंड लास्ट वन देखो, इंडिया हाईली वल्नरेबल है ड्रग्स ट्रैफिकिंग को लेकर। हमने देखा एनसीआरबी का रिपोर्ट भी देखा था, उसके आधार पर हम देखे थे कि भारत में ना बहुत ज़्यादा ही ड्रग्स का तस्करी हो रहा है। तो कैसे इसको कंट्रोल किया जाए, इस पर क्या क्या कार्रवाई होना चाहिए, यही सब चीज़ है जो आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। अब देखते हैं स्टूडेंट, पहला क्या है, पहला देखो वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये पेपर देख लो, जीएस पेपर 3, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, समझ गए। और ये तुम्हारा आर्टिकल आया था हिंदू में 4 जन को, समझ गए, 4 जन को आया था। अब देखते हैं स्टूडेंट इसमें है क्या। सेंटर ने अप्रूव कर दिया, वही बोले सेंटर ने अप्रूव कर दिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बट उससे पहले समझ लो कि ये नेशनल हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2021 को जी, उस समय किया गया था। ये इसलिए किया गया था ताकि कार्बन एमिशन को हम कंट्रोल कर सके और रिन्यूएबल एनर्जी पर हम फोकस कर सके। सो सिंपल, उस समय आया था। तो समझते कि इस बार क्या किया गया, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया कि चलो ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हम करते हैं। इसके लिए पैसा भी आवंटित किया गया है स्टूडेंट, ताकि इंडिया क्या हो सके। क्यों नेशनल मिशन किया गया, ताकि इंडिया ग्लोबल हब बन सके और ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सके। ऐसा हमें क्यों जरूरत है स्टूडेंट, इसलिए जरूरत है कि सेमीकंडक्टर में भी हम बहुत पीछे रह गए, और ये अभी हाइड्रोजन एज अ फ्यूल अभी बहुत ही कटिंग एज चीज़ है, ये समझे, इनोवेटिव चीज़ है। यदि इसमें भी हम पीछे रह गए ना तो बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि खाली आपका एग्रीकल्चर सामान बिजनेस नहीं होगा, अब आपको इनोवेशन वाला चीज़ में ना सबसे आगे रहना होगा। यही प्रयास है कि हम बहुत तेजी से, कि इसमें हम एक ड्राफ्ट लेके आए थे, केवल ड्राफ्ट था जी, ऑन द पेपर था। इस बार हम इस पर काम करना चाह रहे हैं, इसके लिए बहुत सारा पैसा भी लगाएंगे। देखो टोटल आउटले क्या है मिशन का, लगभग 20,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है मिशन के लिए, जिसमें लगभग 17,000 करोड़ तुम्हारा साइड प्रोग्राम के लिए दिया जाएगा। क्या होता है साइड प्रोग्राम, साइड प्रोग्राम का मतलब इलेक्ट्रोलाइजर का प्रोडक्शन करना। इलेक्ट्रोलाइजर होगा तभी ना तुम्हारा, तुम हाइड्रोजन फ्यूल में वो यूज़ करोगे, तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगा। और देखो बहुत अंतर होता है हाइड्रोजन से जो तुमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा और जो फजल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है, दोनों बहुत अंतर है। फजल फ्यूल में हम क्या करते हैं, कंबसन करके जला रहे होते हैं, यानी कि हम कार्बन को आग लगाते हैं, कंबसन करते हैं, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। बट हाइड्रोजन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोलाइजर को यूज करके केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़े हो ना बचपन में 11-12 में तुम लोग, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस था जहाँ पे कैथोड और एनोड था, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा था, तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस थे उसमें। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन करने के लिए इलेक्ट्रोलाइजर की जरूरत है। अब इलेक्ट्रोलाइजर के ही तुम्हारा तो कितना दिया जा रहा है, 18,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है साइड प्रोग्राम के लिए। अब देखो एक है लगभग तुम्हारा 1500 करोड़ रुपया तुम्हारा और भी बहुत सारी चीज़ के लिए दिया जा रहा है। हाँ, फॉर द अपकमिंग पायलट प्रोजेक्ट्स ₹1500 करोड़ वाज एलोकेटेड, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट सब लाया जा रहा है उसके लिए भी कुछ पैसा दिया गया है। उतना ही नहीं, 400 करोड़ तुम्हारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी दिया गया है स्टूडेंट। एंड एट द सेम टाइम लगभग 340 करोड़ 380 करोड़ कह सकते हो, ये दिया गया है तुम्हारा मिशन कंपोनेंट्स के लिए। ये सब चीज़ें यानी टोटल कहा जाए तो लगभग 20,000 करोड़ का तुम्हारा ये मंजूरी दिया गया कैबिनेट के द्वारा। तो ये याद नहीं करना है कहाँ पर कितना कितना दिया, उससे मतलब नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं तुमसे सिविल सर्विस। मेन इंपॉर्टेंट है कि हम हाइड्रोजन मिशन पे फोकस कर रहे हैं, और फोकस करें तो कौन सा एरिया को फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन होना चाहिए, उस तरह का हाइड्रोजन हब बनना चाहिए एंड सो ऑन। अब देखो इसमें जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो होंगे वो कौन होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सही बात है कि नहीं है, जो जानते हो MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये गाइडलाइंस प्रिपेयर करेंगे और उसके आधार पे हमारा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को एक डायरेक्शन मिलेगा। आगे देखते हैं तो क्या खास बात है हाइड्रोजन में, ऐसा क्या बात है हाइड्रोजन में कि हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के रूप में भी काम कर सकता है और सबसे बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल फॉसिल फ्यूल। तो ये बात समझना होगा। पीरियोडिक टेबल तुम लोग जानते हो, पीरियोडिक टेबल में ये सबसे पहला एलिमेंट है ना, और सबसे तुम्हारा लाइटेस्ट एलिमेंट है। इसका फायदा ये नंबर कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। दूसरा क्या है कि बताओ इसका जो वेट है ना, यानी कि डेंसिटी जो है एयर से कम है, यानी कि एयर को ऊपर फ्लोट करेगा ये, इसका एक एडवांटेज ये है। एयर की डेंसिटी से इसका डेंसिटी कम है, यानी कि वेट ऑफ हाइड्रोजन इज लेस देन योर एयर, समझ गए। दूसरा क्या है कि देखो इसलिए एटमॉस्फेयर में ये रेस करता है तुम्हारा स्टैंडर्ड टेंपरेचर और प्रेशर में, जो नॉर्मल टेंपरेचर और प्रेशर में आराम से तुम्हारा ये एटमॉस्फेयर में फ्लोट करता है।
अब देखो हाइड्रोजन अच्छी बात है कि हाइड्रोजन क्या है तुम्हारा नॉन टॉक्सिक भी है, यानी कि पॉइजनस नहीं है, नॉन मेटेलिक है, यानी कि उसमें कोरिजन वगैरह नहीं होता, ऑर्डरलेस है, इसका कोई स्मेल ही नहीं है, टेस्टलेस है, समझे, कलरलेस है और हाईली कमर्शियल गैस है, समझे। हाँ, मगर ये सबसे डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इट कैन कैच फायर क्विकली, ठीक है। और ये एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी, दोनों तरीके से देख सकते हो। देखो अब देखो दिक्कत क्या है कि हाइड्रोजन जो भी अर्थ में अवेलेबल है वो तुम्हारा सिंगल स्टेट में नहीं है, या तो वो तुम्हारा वाटर के साथ है H2O, या फिर वो फजल फ्यूल में है, फजल पे जाते हैं जो कार्बन जेट रिमेन्स है उसके साथ है। तो ये क्लीन एनर्जी हो सकता है जब इट इज अ क्लीन एनर्जी एज बर्निंग हाइड्रोजन, क्योंकि ये बहुत क्लीन एनर्जी, क्योंकि हम जब हाइड्रोजन को बर्न करेंगे तो कोई हार्मफुल बाय प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, अनलाइक ए फजल फ्यूल, समझे। इसलिए बेस्ट ये ऑप्शन हो सकता है हमारे लिए, और इसका क्या कि जीरो कार्बन फुटप्रिंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे कोई भी तुम्हारा ग्रीन हाउस गैस इमिट नहीं होने वाला है, बिल्कुल ऐसे फ्यूल को हमें यूज करना चाहिए। तो हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब है कि आने वाले समय में हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल के रूप में यूज करेंगे और स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ से बढ़ाएंगे, बट इतना आसान नहीं हाइड्रोजन से फ्यूल बनाना। देखो हाइड्रोजन को H2O को ब्रेक करना एक बहुत ही तुम्हारा एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस है, बहुत एनर्जी लगता है। अब एक यहाँ पे एग्जांपल समझो कि यदि तुम H2O को ब्रेक करते हो, H2 को अलग O को अलग करते हो, H को अलग और O को अलग करते हो H2 को, अब यदि उसको ब्रेक करते बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी लगता है, बहुत इलेक्ट्रिक पावर लगता है। अब वो तुम फिर फॉजल फ्यूल वाला इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे थे, क्या फायदा हुआ, क्या बहुत नुकसान हो गया, फायदा क्या हुआ बताओ, तो फायदा नहीं हुआ ना। इसलिए जो तुम्हारा रिन्यूएबल एनर्जी से जो बन रहा है पावर, उसको यूज करना है H2O को ब्रेक करने के लिए, तो इसी को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ये नहीं ग्रीन कलर का हाइड्रोजन होता है, ग्रीन स्टील का मतलब ये नहीं ग्रीन कलर का स्टील होता है। ग्रीन हाइड्रोजन या ग्रीन स्टील का मतलब होता है कि उसमें जो एनर्जी लगाए जा रहे हैं एज ए इनपुट, वो क्या है तुम्हारा रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा है स्टूडेंट। इसलिए हाइड्रोजन को आप हाइड्रोजन बनाने में, यानी कि H2O को ब्रेक करने में जो हम एनर्जी यूज करेंगे, द एनर्जी मस्ट बी ग्रीन। एनर्जी क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। वो तो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो, अगर हाइड्रोजन में क्या ऐसा बात, हाइड्रोजन हैज अ वेरी हाई एनर्जी डेंसिटी, बहुत ज्यादा एनर्जी डेंसिटी, एफिशिएंसी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों ऐसा एफिशिएंसी स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे रीजन है। इसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट कि फजल फ्यूल को हम जब आग लगाते हैं तब जाकर वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होता है। हाँ, कोयला जलता है तब जाकर होता कि नहीं होता, बताओ जरा। या फिर क्रूड ऑयल, देखो पेट्रोलियम सब इग्निशन होता है ना, जो कंबशन इंजन डालते हैं इग्निशन होता है, तब जाकर तुमको वो प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। बट हाइड्रोजन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन का बेनिफिट ये है वो केमिकल रिएक्शन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। वो तुम्हारा वहाँ पे तुम्हारा फायर यानी कि बर्न नहीं करता है, बर्न नहीं करता, वो इलेक्ट्रोलाइजर यूज कर दिया है, इलेक्ट्रोलाइजर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है। यही कारण है कि उसका हाई एनर्जी डेंसिटी है, समझे, हाई एनर्जी डेंसिटी इसी रीजन से है। देखो एक तो हाइड्रोजन बहुत अवेलेबल है हमारे प्लानेट में, बट ये कि प्योरली फॉर्म में हमें नहीं मिलता है, हमें निकालना पड़ता है H2O से। H2O क्योंकि H2O अवेलेबल है ढेर सारा, बट H2O में H को निकालना इतना सरल चीज़ नहीं है, बहुत एनर्जी लगता है, समझे। नंबर वन, देखो ये एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डीजल, एज कम्पेयर टू क्रूड ऑयल, समझ गए। अब दिस मिक्स इज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जो है इसका बहुत फायदा, बट सबसे बड़ी बात है कि जो हाइड्रोजन को तुमको क्रायोजेनिक स्टेज पर रखना होगा। क्रायोजेनिक स्टेज जानते हो तुम लोग, लिक्विड स्टेज पर रखना बताएं तुम लोग को क्रायोजेनिक इंजन में हम, है ये सब बताया कि नहीं बताएं, तो जानते हो क्रायोजेनिक में स्टोर करना वो सबसे बड़ा टास्क होता है कि इसको क्या करना है तुमको, लिक्विफाई करना है, लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना। लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है तुम्हारा, बहुत टेम्परेचर कम करना होगा आपको, बहुत टेम्परेचर कम करना होगा आपको, 253 डिग्री सेल्सियस कम करना होगा स्टूडेंट, समझे, 253 डिग्री सेल्सियस कम करना होगा। और तभी जाकर यानी कि याद करो तुम हाइड्रोजन कितना कम किया है, 250 के आसपास किया जा रहा था ना, -200 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक एग्जांपल दिया गया जैसे कि कतार से, देखो हमारा इंडिया में हम कहाँ से कितना क्रूड ऑयल बनवाते हैं, 85% क्रूड ऑयल डिपेंडेंट है दूसरे से। नेचुरल गैस में 50% डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री से। नेचुरल गैस बोल रहा हूँ जो घर में तुम लोग खाना बनाते हो जिससे, अब वो 50% में भी सजरा कतार से आता है। कतार से ऐसे नहीं आता, वो भी लिक्विफाइड तुम्हारा नेचुरल गैस रहता है, उसको भी लिक्विड में कन्वर्ट करके डालते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही व्यवस्था चाहिए कि हाइड्रोजन को आपको लिक्विफाइड करना होगा, यानी क्रायोजेनिक स्टेज में पहुंचाना होगा, तभी जाकर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और क्रायोजेनिक का मतलब क्या है कि स्टोरेज, वही स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी उसका बहुत तगड़ा रिक्वायरमेंट है, हम जानते हैं क्रायोजेनिक में ये रिक्वायरमेंट होता है। देखो इसलिए हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बनने से पहले हाइड्रोजन में बहुत पैसा लगता है, इट कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, समझ गए, उसको स्टोर करने में। अब देखो यहाँ पे कुछ देखते हैं क्या हमारा कुछ प्रयास हुआ है, तो बिल्कुल प्रयास हुआ है। इंडिया का पहला फर्स्ट 99.99% प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट ये तुम्हारा ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कमीशन किया है असम में, विच इज वेरी गुड फॉर अस, ठीक है। तो जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन मेजर ऑयल इंडिया लिमिटेड है हमारा, उसने भारत का सबसे प्रथम प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया है असम में, समझे। इसका काम क्या, देखो ये लगभग 10 kg पर हाइड्रोजन, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन पर डे जनरेट कर रहा है, इतना इंस्टॉल कैपेसिटी है इसके पास। और ये अपने आप में अच्छी बात है क्योंकि इसमें एनायन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यूज किया जा रहा है, वही इलेक्ट्रोलाइजर सब यूज किया जा रहा है, ताकि डायरेक्ट वो केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सके। बताया ना मैंने, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट होता है ऑक्सीजन से, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। और जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर भी हम एज अल्टरनेटिव के रूप में काम कर सकते हैं, टरबाइन घूम सकते हैं, टरबाइन घूम जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो देखो फायदा ही फायदा है, फायदा ही फायदा स्टूडेंट हाइड्रोजन से, समझे। आगे देखो, याद करो यही एमोनिया पॉलिसी 2022 का आया था, फरवरी में आया था, आई थिंक फरवरी, हाँ फरवरी में आया था पॉलिसी, पिछले साल आया था। उसमें सरकार ने बहुत कुछ बोला। सरकार ने कहा था, अब देखो एमोनिया कहाँ से आ गया, एमोनिया कहाँ से आ गया, हाइड्रोजन तो चलो ठीक है। सरकार ने हाइड्रोजन और एमोनिया दोनों को एक साथ एक पॉलिसी में रखा है। दोनों को रखने की क्या जरूरत है, देखो इससे पहले तुमको बहुत कुछ समझना होगा। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में एमोनिया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिना एमोनिया का फर्टिलाइजर ही नहीं बनेगा। अब पहले कैसे बनता था फर्टिलाइजर, एमोनिया कैसे बनता था, एमोनिया तुम्हारा नेफ्था से बनता है। नेफ्था क्या है, जो क्रूड ऑयल है हमारा, क्रूड ऑयल से बहुत कुछ बनता है ना, जैसे पेट्रोलियम से बहुत कुछ बनता है, पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, वेस्लिन बनता है, सो बहुत सारा बनता है। क्रूड ऑयल से भी बहुत सारा बनता है। तो क्रूड ऑयल से एक जो बनता है नेफ्था, और नेफ्था से तुम्हारा ये बनता है एमोनिया बनता है, बस समझो।
तो आखिर अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनता है? अलग अलग प्रोडक्ट तुम्हारा वही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से बनता है। डिस्टिलेशन समझते हो ना? डिस्टिलेशन मतलब अलग अलग टेम्परेचर में, जैसे उस दिन हुज ट्रेजेडी में बताए थे ना कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहा तो मिथेनॉल प्रोड्यूस होगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहा तो तुम्हारा इथेनॉल प्रोड्यूस होगा। याद है तुमको? उस प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो क्रूड ऑयल में जो जितना भी हमारा क्रूड ऑयल है यानी पेट्रोलियम जो है उसमें अलग अलग डिस्टिलेशन करेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट आता है, और एक प्रोडक्ट तुम्हारा नेफ्था भी आता है। समझो, पहले क्या करते थे, वही नेफ्था से हम अमोनिया बनाते थे और वो अमोनिया फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज होता था। बट जो ये जो प्रोसीजर है कि आप डिस्टिलेशन करके क्रूड ऑयल से आप ये बना रहे हो, नेफ्था बना रहे हो, नेफ्था से फिर आप अमोनिया बना रहे हो, अमोनिया से फिर आप फर्टिलाइजर बना रहे हो, इससे बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट होता था। तो अब बोला, अब सरकार ने कहा कि क्या हाइड्रोजन से डायरेक्ट अमोनिया नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं, आराम से बन सकता है। यानी कि अमोनिया जो उसमें हम हाइड्रोजन खींच सकते हैं ना, अमोनिया में NH3 होता है ना जी, तो वहाँ से हम H भी खींच सकते हैं। तो ये करेंगे तो बेटर है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन होगा ये इससे क्या होगा कि जितने भी प्लांट है, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हुआ, स्टील इंडस्ट्री हुआ, उसको भी ग्रीन एनर्जी मिलेगा, ग्रीन हाइड्रोजन मिलेगा, तो बेनिफिट हो जाएगा। ये मतलब सब पूरा टोटल बेनिफिट हो जाएगा। यही कारण है कि दोनों प्रोग्राम को एक साथ रख दिया गया, समझे? तो वही बोला कि याद करो ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया पॉलिसी 2022 का। समझ गए ना दोनों एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं? अब देखो, गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक है हम अपना प्रोडक्शन टारगेट बढ़ाना चाहेंगे, हम अपना प्रोडक्शन टारगेट बढ़ाना चाहेंगे, 5 टाइम बढ़ाना चाहेंगे। अभी 1 मिलियन टन से हमको 5 मिलियन टन करना है बाय 2030, समझे? ये प्रोग्राम था पिछले साल का। ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया मैन्युफैक्चरर्स होंगे जो ग्रीन हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो अमोनिया को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, में परचेस रिन्यूएबल पावर। ठीक है, वो खरीदना पड़ेगा उसको, क्योंकि अमोनिया को ब्रेक करना है और हाइड्रोजन को ब्रेक करना है, H2O को ब्रेक करना है, तो उसको तो परचेस करना पड़ेगा रिन्यूएबल एनर्जी, उसको रिन्यूएबल एनर्जी परचेस करना है, या फिर वो रिन्यूएबल एनर्जी सेटअप खुद भी लगा सकता है, समझे? या फिर दूसरी जगह से ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना ये? क्योंकि उसको चाहिए ना, उसको एनर्जी चाहिए तो वो रिन्यूएबल एनर्जी से यूज करे। अब देखो, द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड ओपन एक्सेस। अब देखो गवर्नमेंट क्या करेगा, यानी मान लो कि तुमने अपना एप्लीकेशन दिया कि सर हमको चाहिए, हम हाइड्रोजन प्रोड्यूसर है या हम अमोनिया प्रोड्यूसर हमको चाहिए, तो आवेदन पत्र तुम्हारा 15 दिन में दिया जाएगा, उसको स्वीकार कर लिया जाएगा 15 डेज में। ठीक है, और मैन्युफैक्चर अपना जो भी बनाया, हाइड्रोजन बनाया या अमोनिया बनाया, उसको स्टोर करके रख सकता है या फिर डिस्कम के साथ भी रख सकता है। आपको उसको चाहिए तो कभी भी वो ले सकता है और वो बेच सकता है। तो ये फैसिलिटी दिया सरकार ने। उतना ही नहीं, इंटर स्टेट जो ट्रांसमिशन चार्जेस लगता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी सब जाएगा, हाइड्रोजन सब जाएगा, तो पैसा लेता है ना, चार्ज लेता है ना एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसका भी 25 साल तक के लिए वेबर दे दिया कि आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बात समझे? यदि कोई मैन्युफैक्चर ग्रीन हाइड्रोजन का अमोनिया का जून 30, 2025 से पहले स्टैब्लिश हुआ है, तो उसका फायदा क्या होगा कि उसको 25 साल तक का राहत है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चार्ज लगता है जाने से, वो चीज़ उसके ऊपर नहीं लगेगा। तो सरकार ने पिछले साल ही घोषित किया था। जो मैन्युफैक्चर है ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का, और तुम्हारे रिन्यूएबल प्लांट सेल भी कनेक्ट, देखो ये ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा। ग्रिड से कनेक्ट इसलिए कि जो प्रोड्यूस कर लिया उसको अपना बेचने में दिक्कत ना हो, बस उसको बेचने में दिक्कत ना हो, यानी कि तुरंत ग्रिड से कनेक्ट कर दिया। जैसे ग्रिड से कनेक्ट हो गया, घर घर पहुंच जाएगा वो चीज़। तो वही बोला, जो मैन्युफैक्चर होगा ग्रीन हाइड्रोजन का, अमोनिया का या आरई प्लांट सेल भी गिवन कनेक्टिविटी, उसको ग्रिड का मिलेगा। अब कोई डिले नहीं किया जाएगा प्रोसीजर में। कोशिश किया जा रहा है जी बचाने के लिए। बेनिफिट ऑफ रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन। अब देखो, आपको इतना खरीदना ही है, सभी इंडस्ट्री को बोलेगा ना कि इतना रिन्यूएबल एनर्जी खरीदना है, उसी को बोलते हैं रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, कि आपको इतना रिन्यूएबल एनर्जी खरीदना ही पड़ेगा। तो ये जो है इसकी वजह से फायदा होगा, इसकी वजह से फायदा होगा, इंडस्ट्री से कमाएगा, जो इंडस्ट्री से कमाएगा वो फिर इस पे लगा देगा, तुम्हारा हाइड्रोजन और अमोनिया मैन्युफैक्चर को फायदा होगा। तो जो ये ऑब्लिगेशन है कि रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, समझ में आ गया ना? रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इंडस्ट्री को इतना ग्रीन एनर्जी खरीदना ही, इतना खरीदेगा तो पैसा होगा ना, वो पैसा फिर तुम्हारा इंसेंटिव के रूप में चला जाएगा हाइड्रोजन और अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग को। अब देखो, गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है हम मैन्युफैक्चरिंग जोन्स भी क्रिएट करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया भी प्लांट्स भी बनाएंगे जहाँ जहाँ संभव हो। तो अच्छी बात है। जो प्रोड्यूसर होंगे उसको पूरी तरीके से पोर्ट का भी व्यवस्था दिया जाएगा, जहाँ पर वो ग्रीन अमोनिया को स्टोर कर सकता है एक्सपोर्ट के लिए। यानी कि सरकार इतना व्यवस्था दे रहा है। देखो, लैंड प्रोवाइड किया जाएगा पोर्ट अथॉरिटी को, ताकि अच्छे से वो सप्लाई कर सके चीज़ों को। और देखो, वही बोला गया कि अभी तक जो हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हो रहा था वो तुम्हारा नेचुरल गैस या अमोनिया से प्रोड्यूस हुआ, नेफ्था से प्रोड्यूस हो रहा था, बताया था ना, जैसे उसमें यूज़ होता है। अब यहाँ पर समझ लो और क्या क्या ऑब्जेक्टिव है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में। इसमें यह कहा गया स्टूडेंट कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बढ़ाना है हमें, एटलीस्ट 5 मिलियन मेट्रिक टन बनाना पर एनम, और बढ़ाते 2030 तक 125 गीगावाट तक ले जाना है। इतना एनर्जी उसे क्रिएट करना है। समझ गया? नंबर 1, इसमें इन्वेस्टमेंट 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा आने वाले समय में, और इससे लगभग 6 लाख जॉब क्रिएट होगा 2030 तक। तो जॉब का भी किल्लत जो है वो कम हो जाएगा। और इसका फायदा क्या होगा कि जो टोटल फसल फ्यूल है वो 1 लाख करोड़ तक, ठीक है, घटेगा तुम्हारा। ठीक है, हाँ, यानी कि जो बाहर से इतना हम 85% क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट है ना, काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है लगभग 50 मिलियन मैट्रिक जो एनुअल ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है 2030 तक, वो हमारा घट जाएगा। तो देखो, हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट में जो INDC है वो भी सपना पूरा हो जाएगा ना, है ना। पंचामृति जो हमारा ग्लासगो समिट का वो भी यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और क्या क्या बेनिफिट है? और बेनिफिट ये है कि क्रिएशन ऑफ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर, यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन बनाए या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाए तो बाहर एक्सपोर्ट भी हो सकते हैं। कोशिश तो वही कर रहे हैं कि कब से ये वाला टेक्नोलॉजी हम पीछे नहीं रहे। टेक्नोलॉजी में कब आप पीछे नहीं रहते? जब एक्सपोर्ट करते तभी ना पीछे नहीं रहते हैं। ये करना है हमें इंडस्ट्रियल मोबिलिटी और एनर्जी सेक्टर जितना भी है उसको क्या करना है, डीकार्बोनाइज करना है। कहने का मतलब सब में रिन्यूएबल एनर्जी भरना है। ग्रीन स्टील वाला कॉन्सेप्ट होना चाहिए, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री भी ग्रीन होना चाहिए, सभी चीज़। ठीक है, हमें रिडक्शन करना है, इंपोर्टेड फसल फ्यूल्स पे घटाना है, फीड स्टॉक पे हमें जो बाहर से डिपेंड है उसको कम करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी खुद का बढ़ाना है, इंडिजिनियस बढ़ाना है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना है, और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम क्रिएट करना है भारत में। अब तो समझ में आ गया होगा। तो मिशन देखो, इसमें मिशन में क्या बोला जा रहा है, ये डिमांड क्रिएशन होगा, प्रोडक्शन होगा, यूटिलाइजेशन होगा, और हमारा क्लीन हाइड्रोजन बाहर भी सबमिट होगा, बाहर भी हम बेचेंगे। और जो साइट बताया था ना, साइट में जो तुम्हारा 17,000 करोड़ रुपए दिया जा रहा था समथिंग, देखो ये साइट का मतलब होता है स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत तुम्हारा 2 फाइनेंशियल मैकेनिज्म है। एक जाएगा तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और दूसरा क्या है तुम्हारा ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करने के लिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए साइट प्रोग्राम को बनाया गया है अंडर योर हाइड्रोजन मिशन। अब देखो यहाँ पे
मिशन में क्या पायलट प्रोजेक्ट है कि जितने भी एंड यूज सेक्टर जैसे स्टील प्लांट हुआ है ना, और बाकी जो जितना हुआ, जितना भी प्लांट है उस सबको ग्रीन करना है, यहाँ से लेके उसको भी सप्लाई करना है, कोशिश करना है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो, है ना, और ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में तैयार हो हमारा जगह। कोशिश किया जाएगा कि तुम्हारा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम बने। सेम चीज़ है 8 और 9 देखोगे ठीक से। रोबस्ट स्टैंडर्ड और रेगुलेशंस फ्रेमवर्क डेवलप होने चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत जरूरी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने चाहिए, समझे ना, टाइम बाउंड मैनेजमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होना चाहिए, और उसके लिए हमें कोऑर्डिनेटिव एफर्ट चाहिए स्किल डेवलपमेंट के लिए, ये छोटा चीज़ नहीं है, फॉर दैट वी रिक्वायर स्किल डेवलपमेंट ऑल्सो। समझ गए स्टूडेंट, यही तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन मिशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछेगा ही पूछेगा सिविल सर्विस, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिविल सर्विस का। दूसरा देख लो स्टूडेंट, फिशरी सब्सिडी, डेवलपिंग कंट्रीज शुड फाइट फॉर देयर राइट्स। सही बात है, डेवलपिंग कंट्री को फाइट करना पड़ेगा। एग्जांपल देखो ना, हालांकि पुराना ट्यूटोरियल्स है और उतना ही इंपॉर्टेंट देखो दो। अब यहाँ पे देखो, अब चाइनीज ट्रॉलर में क्या बड़ा बड़ा मशीन होता है, पास बहुत बड़ा बड़ा शिप होता है, जो एक ही बार बेड में डालेगा, नीचे डालेगा तो पूरा इकोसिस्टम बर्बाद कर देगा वो मरीन स्पीसीज का, है कि नहीं? बताओ तो मरीन का बताए थे ना, बॉटम ट्रॉलर्स बहुत बड़ा जहाज होता है, एक ही बार डालेगा वो जाल डालेगा तो नीचे का बेड सब उठा देगा और पूरा तबाह कर देगा नीचे का जितना भी बेंथिक ऑर्गेनिजम्स। देखो 2021 में क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फोरम ने कंसर्न दिया कि बताओ 1000 चाइनीज ट्रॉलर्स है आरबीएल सी, क्योंकि जानते हो कि 12 नॉटिकल माइल्स, फिर 24 नॉटिकल माइल्स और फिर 200 नॉटिकल माइल्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है, तो अरेबियन सी में ना जो इंटरनेशनल वाटर वहाँ पे चाइनीज इस तरह का बॉटम ट्रॉलर्स लेके आ रहा है। अब देखो इसका इतना कैपेसिटी है स्टूडेंट कि एक बार में ये 500 टन ऑफ फिश एक ही बार में ये अकोमोडेट कर लेता है ये शिप से, जबकि हमारा इंडिया का देखोगे तो हम 10 टन भी नहीं कर पाते पर ट्रे, इतना हम लोग पीछे हैं। इसलिए कंसर्न दिया जा रहा है कि उतना ही नहीं, जो पेट्रोलियम हाइड्रेट रिसोर्सेज होगा बॉटम वो भी एक्सपोर्ट कर देगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद भी बहुत सारे कंट्री को दिया जाता है कि आपको जो भी अंदर मॉड्यूल्स प्रेजेंट है वो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये तो चाइना तो पूरा बर्बाद कर रहा है इंटरनेशनल वाटर को, इसलिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये बोला गया कि ये बहुत अनसस्टेनेबल तरीके से फिशिंग कर रहा है ये लोग, और प्लस उतना ही नहीं, जो वहाँ पे जो बहुत सारे मिनरल्स डिपोजिट है उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखो हमारे भारत में लगभग 90 लाख फिशरमैन, समझे, 90 लाख, और लगभग तुम्हारा 3000 फिशिंग विलेजेस है हमारे इंडिया में, जो कोस्टल विलेजेस होंगे सब, समझे, और उसमें से लगभग तुम्हारा 70% सब बीपीएल कैटेगरी से आते हैं। तो कहने का मतलब क्या, यदि ये लोग को फिशिंग वाला लाइवलीहुड छीन लिया जाए तो मर जाएगा ये लोग, समझ गए ना। और 90 लाख को छोटा मोटा आंकड़ा नहीं होता है, 90 लाख पीपल डायरेक्टली अपना लाइवलीहुड फिशिंग पर डिपेंड करता है, उसमें लगभग 70% क्या है बीपीएल कैटेगरी से आते हैं। तो और हम जानते हैं कि इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जो हमारे 200 नॉटिकल माइल है वो बहुत पोटेंशियल है उसके अंदर, है ना, लगभग तुम्हारा कितना है देखो, बोला तो गया है लगभग 4000 मिलियन टन का पोटेंशियल रखता है हमारा फिशिंग, समझिए इतना फिशिंग है। अब यहाँ पे देखो अब कंसर्न ओवर, ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखो यहाँ पे समझो, 2 इंपॉर्टेंट चीज निकल के आया है यहाँ पे, 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स अबाउट मरीन फिशरीज इन इंडिया, ओनली 37% आर मैकेनाइज्ड। गजब बात है, देखो हमारा जो इंडियन फिशिंग वेसल्स है बहुत ही आदम जमाना का है, समझे, केवल तुम्हारा 35% तुम्हारा जो वेसल्स है वो मैकेनाइज्ड है, बढ़िया चलता है और टेक्नोलॉजी लगा हुआ वेसल्स है। ज़्यादातर तुम्हारा क्या है कि 63% जो है हमारा ट्रेडिशनल तरीके से फिशरमैन क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कि अब ये चलने वाला नहीं है, पुराना तरीके से तुम फिशिंग करोगे कितना रुपये मिलेगा, बहुत कमी मिलेगा, तो मैकेनाइज्ड बोर्ड होना चाहिए। और देखो भारत ने एक प्रयास किया था कि रिसोर्सेज कंजर्वेशन के लिए ना 61 डेज का बैन लगाया था भारत ने, कि दोनों कोस्ट, ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में 61 दिन तक कोई फिशिंग नहीं करेगा। ये जानबूझ के किया गया था ताकि रिसोर्स कंजर्वेशन हो, उसके बाद तुम करो, उसके बाद तुम जाओगे तुमको और ज़्यादा फिशिंग मिलेगा वहाँ, ठीक है, और ये हमारा प्रयास सफल रहा है 61 दिन में। आगे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुम समझ जाओ कि प्रॉब्लम क्या है। डेनमार्क, वहाँ पे आगरा होगा, कुछ पहले आगरा देखते हो, आगरा देख लोगे बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। देखो कितना सपोर्ट मिलता है डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के द्वारा, है ना, फिशरमैन के लिए, यू विल वेरी सरप्राइज। और देखो डेनमार्क में केवल तुम्हारा 1500 फिशरमैन है, बताओ 1500 फिशरमैन है, समझे। स्वीडन में भी लगभग वही आंकड़ा है, इंडिया में देखो ना कहाँ 9 लाख है, दिख रहा है ना। अब उन लोगों को देखो 1500 में कितना सपोर्ट मिल रहा है, पर डॉलर है, यानी कि एक फिशरमैन को लगभग 75 पर डॉलर का सपोर्ट मिलता है, 75,000 पर डॉलर का मिलता है। और ये लोग बार बार बोल देते हैं ग्रीन बॉक्स यूज कर रहे हैं, याद है ना ग्रीन बॉक्स WTO का, मतलब इनोवेशन के लिए दे रहे हैं। अब इंडिया देखो कितना दे रहा है, 15 पर डॉलर दे रहा है, कोई तुलना है? चलो ठीक है, हम मानते हैं चलो यूनाइटेड इसका, देखो चाइना में बहुत सारा फिशरमैन, देखो चाइना और हमारा आंकड़ा बराबर है, नंबर ऑफ फिशरमैन, हमारा 9 लाख है, चाइना भी 9 लाख, बट चाइना कितना दे रहा है देखो ना, 485 दे रहा है, कहाँ इंडिया 5 दे रहा है। अंतर समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है कि डेवलप कंट्री के साथ साथ डेवलपिंग कंट्री भी बहुत ज़्यादा फिशरमैन को सब्सिडी दे रहा है, बट हमारा कंट्री नहीं दे पा रहा है। और उसके बाद हमारा 800 में बात उठता है ऊपर, हम कंप्लीट कर ही नहीं पाते। देखो डेवलप कंट्री की, अब देखो ज़्यादा तुम सब्सिडी देगा तो वो लोग फिशरमैन पता नहीं क्या क्या ढूंढ लेगा तुम्हारा वहाँ से, मरीन स्पीसीज से, वहाँ मरीन ऑर्गेनिज्म से, मरीन जो तुम्हारे रिसोर्सेज है कुछ भी एक्सपेक्ट कर देगा वो। तो ये चीज़ गवारा नहीं है इंडिया के लिए, इतना आप सब्सिडी दोगे उसके बाद बोलो कि ये ग्रीन बॉक्स के अंदर आता है, इनोवेशन के लिए दे रहे हैं, वेरी बैड, समझ गए। अब यहाँ पे समझो सब्सिडी टू ईच फिशरमैन, देखो अब इंडिया टोटल कर दो, पर ईयर करोगे तो इंडिया केवल 300 मिलियन पर ईयर देता है, ठीक है, हमारा जो फार्मर है सब स्मॉल फिशरमैन सब है। बट वही देख लो, चाइना का देख लो 7.3 बिलियन डॉलर दिया देता है एक साल में, यूरोपियन यूनियन देख लो उससे 3.8 है, यूनाइटेड स्टेट देखो 3.4 है, देख रहा है ना ये कंट्री सब कितना आगे है पर ईयर। पर फिशरमैन भी बता चुका हूँ, पर फिशरमैन देख रहा है ना कितना कम है हमारा, 15 पर डॉलर है, और पूरा एक साल का दिया गया, कहीं हम लाई नहीं करते हैं जैसे इंडिया में दिया गया। देखो क्योंकि नीदरलैंड स्विट्जरलैंड में देखो हमने बता दिया कि बहुत ज़्यादा है। तो इंडियन फिशरी सब्सिडी, ये रियल टाइम असिस्टेंस, ये जो हम दे रहे हैं बेचारे, ये लोग लाइवलीहुड के लिए दे रहे हैं, कोई इनोवेशन के लिए नहीं दे रहे हैं। अब इनोवेशन के लिए नहीं दे रहे, लाइवलीहुड के लिए दे रहे, तो ऊपर सवाल उठेगा हमारा, क्योंकि आप लाइवलीहुड के लिए दे रहे हैं तो फिर सवाल उठेगा, इनोवेशन के लिए सवाल नहीं उठता है, लेकर ये है। तो यहाँ पे देखो ये 12th मिनिस्ट्रियल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, याद है ना, वहाँ बहुत सारी चीज़ उठा था। जैसे देखो प्रॉफिट्स IUU सब्सिडी बोला था ना कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के बाद 200 नॉटिकल माइल्स के बाद यदि कोई अनरेगुलेटेड करता है फिशिंग, यानी कि अनसस्टेनेबल तरीके से कर रहा है, तो पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। ये बात पे दोनों का सहमति हुआ था, डेवलपिंग कंट्री का। ताकि मैंने बोला कि कोई हार्मफुल फिशरी सब्सिडी कोई ना दे, ओवर फिशिंग करने के लिए, डीप फिशिंग करने का, इलीगल अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड फिशिंग के लिए ना दे, बताए थे कभी क्लास में, ठीक है ना। अब देखो
नॉन स्पेसिफिक फ्यूल सब्सिडी नॉट कंसीडर, यानी कि देयर वाज नो मेंशन। अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक फ्यूल के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुआ डेवलप कंट्री के द्वारा, ये बात अटक के रह गया, क्योंकि इस चीज़ पे बात होना चाहिए। डेवलपिंग कंट्री बोला था कि इस पे बात करो, क्योंकि ये लोग कर क्या रहा है कि नॉन स्पेसिफिक फ्यूल सब्सिडी। अब ये लोग टेक्नोलॉजी के नाम पे, इनोवेशन के नाम पे बहुत सब्सिडी दे रहा है, बट आखिर फिशरमैन को मिला ना पैसा, जब फिशरमैन को पैसा मिलेगा तो वो ओवर एक्सप्लॉइट करेगा ही मरीन रिसोर्सेज को। ये यहाँ पे बात नहीं उठ, यहाँ पे WTO में हमेशा इंडिया जैसा कंट्री और डेवलप कंट्री के बीच में मतभेद रहता है। क्यों? क्योंकि बोला गया नो मेंशन, यहाँ पे नहीं बोला कि नॉन स्पेसिफिक फ्यूल सब्सिडी जो डेवलप कंट्री दे रहा है उस पर क्या कंट्रोल होना चाहिए, इस पर बात ही नहीं हुआ। लेकिन डेवलपिंग कंट्री बोला था कि नहीं इस पर बात करो, तो बात नहीं किया। देखो अब अगला वाला मीटिंग हुआ तो उसमें बात करेंगे हम लोग। और दूसरा क्या कि डेवलपिंग कंट्री या डेवलप कंट्री, देखो दोनों ने कहा कि दोनों ने माना कि ठीक है कोशिश रहेगा। देखो WTO मेंबर बोर्ड विल नॉट हैव टू ब्रिंग डाउन सब्सिडी, यानी कि जो आप एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जो सब्सिडी दे रहे हो उसको कम करने की जरूरत नहीं है। अब 200 मिनट में बात दे रहे हो तो वो कंट्रोल करने की जरूरत है कि नहीं उसमें, है ना जी, है ना वहाँ पे। यहाँ पे देखो उसके बाद, और ये तुम्हारा रिव्यू होगा 4 इयर्स में, अभी जो हुआ है 22 में, अब 4 इयर्स में रिव्यू होगा, फिर जाकर बात होगा। मगर ये जो सेकंड वाला जो क्लॉज है ना कि नॉन स्पेसिफिक सब्सिडी दिया जा रहा है, उस चीज को लेकर डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री के बीच में हमेशा रहता है, फाइट रहता है। अब देखो स्पेशल एंड प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट हैज बीन इग्नोर्ड एट। देखो अब तुम डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री को एक तरह नहीं देख सकते हो ना, यहाँ पे भी CBD वाला होना चाहिए। तो बोले कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पांसिबिलिटी वाला चीज यहाँ पे भी होना चाहिए। तो वही बोला कि देखो इसमें ट्रेडिशनल इनकम फिशरमैन जो तुम्हारा क्या है, इसको 25 ईयर का आप विंडो दे दियो। अब इसमें क्या था कि जो बेचारा कम फिशरमैन है, जो गरीब फिशरमैन है, उसको 25 साल का राहत देने का बात किया गया था। ये बात वो टैक्स से ही निकाल दिया गया। अब देखते हैं कि अगला नेक्स्ट 4 साल में क्या होता है। ये एक्चुअली इंडिया जैसा कंट्री के लिए था, या इंडिया जैसे जो गरीब कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, उसको बोला गया था 25 साल तक के लिए जो फिशरमैन गरीब फिशरमैन है उसको आप करने के लिए दीजिए, वो फिशिंग करे अच्छे से। समझ में आ रहा है? बट ये चीज पे वो जो टैक्स था वहाँ पे वो उसको निकाल दिया गया, यानी कि बदमाशी हुआ डेवलप कंट्री के द्वारा। तो हमें जरूरत है स्टूडेंट कि हम इस चीज पे काम करें अच्छे से। स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन पोजीशन होना चाहिए डेवलपिंग कंट्री का, ताकि ये जो फालतू का सब्सिडी दे रहा है वो घट सके। समझ में आ गया? ये चीज एसेंस यही था एडिटोरियल्स का। अब ब्लू इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं हम। क्या समझते हो ब्लू इकोनॉमी के बारे में? ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि जो मरीन एनवायरनमेंट है उसको रीजनरेट करना, ठीक है, उससे रिलेटेड है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उससे रिलेटेड है, जिस तरह वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, हमें बेनिफिट पहुंचा रहा है, वही तुम्हारा क्या ब्लू इकोनॉमी, यानी कि जितने भी मरीन एनवायरनमेंट है ये तुम्हारा ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड है। अब ऐसा अप्रोच चाहिए ताकि कोस्टल रिसोर्सेज, फिशरी हो गया, एक्वाकल्चर हुआ, मैरीटाइम इशू हुआ, है ना, और बहुत सारी चीज़ है तुम्हारा, जैसे एग्जांपल देखो कोस्टल इशूज, मैरीटाइम टूरिज्म, ये सब तुम्हारा ब्लू इकोनॉमी से इंटर रिलेटेड है। सही बात है ना? ब्लू इकोनॉमी मतलब क्या? कोस्टल एरिया तुम्हारा रिवर सी सटा हुआ है, ओशन सटा हुआ है, ये सभी चीज़ है। जैसे एग्जांपल देखो 80% वर्ल्ड ट्रेड तुम्हारा सी से ही होता है। अब देख लो आंकड़ा, 80% जो तुम्हारा वर्ल्ड ट्रेड सी से ही होता है, 40% तुम्हारा वर्ल्ड पॉपुलेशन कोस्टल एरियाज में बसा हुआ है, लगभग 3 बिलियन से ज़्यादा पीपल तुम्हारा लाइवलीहुड डिपेंड करता है ओशन के ऊपर। तो कुछ यहाँ पे ब्लू, यदि सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी ना हो तो पूरा तबाह हो जाएगा नहीं सभी चीज़, इसलिए कंसर्न दिखाया जा रहा है। इसलिए कहा हुआ है मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट प्ले बिग रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, टूरिज्म सेक्टर, कोस्टल सिस्टम, इसके वजह से ही तुम्हारा बहुत सारे घर में बहुत सारे लोग का चलता है, राशन पानी चलता है। अब एग्जांपल देखो एनुअल वैल्यू करोगे ना, यानी कि एक साल में ब्लू इकोनॉमी की वजह से कितना पैसा क्रिएट हो रहा है, तो लगभग $2.5 ट्रिलियन का क्रिएट हो रहा है। बात समझे? यानी कि तुम्हारा, हाँ, यदि पूरा करोगे तो 25 है, और पर ईयर करो टोटल पूरा कर दोगे $25 ट्रिलियन है, बट पर ईयर करोगे तो $2.5 ट्रिलियन पर ईयर होता है, हमें इतना कमाई होता है ब्लू इकोनॉमी से। तो इसलिए जरूरी है स्टूडेंट कि हेल्दी मरीन इन्वायरमेंट होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। अब यहाँ पे देखो ओशन क्या, बट ओशन जानते हो, ओशन बहुत दिक्कत में ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। यहाँ पे देखो ओशन वार्मिंग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, कोरल बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है, सभी चीज। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 याद कर लो तुम लोग, इसमें क्या बोला गया कि लाइफ बिलो वाटर, इसको क्या करना है, कंजर्व करना है, और हमें ओशन को, सी बॉडी को, मरीन रिसोर्स को हम सस्टेनेबल तरीके से यूज करना है। इसके लिए हमें इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की आवश्यकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट 14 भी इस चीज को ओके करता है। अब यहाँ पे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 में ये बोला है कि ग्लोबल कॉर्पोरेशन होना चाहिए, इसके लिए लीगल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होने चाहिए। अब कहाँ ध्यान देना है हमें? दिस आल्सो इंक्लूड द नीड टू डेवलप नए सेक्टर्स होते हैं, रिन्यूएबल ओशन एनर्जी होना चाहिए, है ना, मरीन बायो टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एक्सट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी, इस तरह का बहुत सारा टेक्नोलॉजी होना चाहिए। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब दिक्कत क्या पता है, जो कमाने वाला इंस्टीट्यूशन वो कभी मरीन इकोनॉमी पर ध्यान नहीं देता, उसको खाली पैसे से मतलब। तो हमें सस्टेनेबिलिटी को भी देखते हुए ना इस तरह का इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो ना, जो बॉटम रोलर बनाता होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कभी सोचता होगा कि ये जाएगा चाइनीज लोग, जाएगा चाइनीज कंट्री वाला फिशरमैन लेके जाएगा तो इसका कितना नुकसान होगा, कभी सोचता है? लोग नहीं सोचता है। ये भी प्रॉब्लम है। इक्विटी इज द एसेंशियल एलिमेंट। इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट। इक्विटी मतलब हर एक फिशरमैन का अधिकार है। ब्लू इकोनॉमी है, सबको बराबर का अधिकार है उसका लाइवलीहुड पाने का। देखो इसमें बोला कि लैंड एंड रिसोर्सेज सब बिलोंग टू ऑल कम्युनिटी, है ना, कम्युनिटी का बिलोंग, और मार्जिनाइज भी पीपल है। अब कोस्टल टूरिज्म की वजह से कितना तुम्हारा इकोनॉमी बूस्ट होता है। अब तुम यदि ब्लू इकोनॉमी खराब करोगे तो कोस्टल टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा, कोस्टल टूरिज्म बर्बाद होगा तो कितना लाइवलीहुड बर्बाद हो जाएगा, और एट द सेम टाइम जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें भी दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सिविल सोसाइटी, फिशिंग कम्युनिटी और जितने भी पीपल है सब एक साथ में आना चाहिए, इंक्लूसिव डिस्कशन होना चाहिए इसके लिए, और अलग अलग फील्ड से, ओशन साइंस से, अलग अलग फील्ड से स्टेक होल्डर आना चाहिए। तो देखो वे फॉरवर्ड क्या है स्टूडेंट? वे फॉरवर्ड यही है कि हमें नेशनल और ग्लोबल एक्सपर्टीज चाहिए इसमें, और हमें बिल्कुल कोशिश करना चाहिए कि मैरीटाइम अच्छे से प्लानिंग हो, और जितने भी स्टेक होल्डर हैं सबको ला के डिबेट करें, डिस्कशन करें, और जो कंफ्लिक्ट होगा उसके बाद हम उस तरह का रिफॉर्म ला सकें। यही हमारा एसेंस है इस एडिटोरियल्स का। आगे देखो, यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, ये देखो कितना अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट आया 2022 का। इसमें बताया गया है कि 1 in every 18 पीपल, 18 आदमी, पूरा दुनिया का 18 आदमी, एक आदमी है जो नशाखोर है। नशा करता है किसी ने, चाहे वो नशा वो एडिक्टेड हो या फिर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए कर रहा है। रिक्रिएशन समझता है ना, बहुत पढ़ाई कर लेते, फूक लेते हैं, ये तुमको बीटेक में मिलेगा इस तरह के लोग से, होता है ना, सही बोल रहे हैं ना? बिल्कुल। देखो तो देखो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है, इसमें बोला कि 1 in every 18 पीपल, ठीक है, वो कुछ ना कुछ ले रहा है। तो इसका मतलब लगभग 284 मिलियन पीपल ड्रग्स लिए हैं पास्ट 1 ईयर में। समझ में आ गया ना? अब देखो इसमें कोकीन बताओ, मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज़्यादा हो गया, कोकीन बहुत ज़्यादा बन रहा है। कोकीन कहाँ से बनता है पता है तुम लोग को? हीरोइन और कोकीन
एक दूसरे से इंगेज है, हीरोइन से तुम्हारा कोकिन से हीरोइन ऐसा समथिंग कुछ बनता है। ये सब ड्रग्स बहुत खतरनाक है, इसका ट्रैफिकिंग बढ़ रहा है। देखो इंडिया में देखो ना, लास्ट ईयर देखो कितना सीज किया, लगभग 3500 केजी हीरोइन कैप्चर हुआ है, लगभग 300 केजी तुम्हारा कोकिन कैप्चर हुआ है। कितना बड़ा बात है। देखो अपार्ट फ्रॉम सीजर इन द बॉर्डर नार्कोटिक्स और भी बहुत सारे सीज हुए जो भी तुम्हारा ड्रग्स में आता है। एनसीआरबी का रिपोर्ट ये है स्टूडेंट, लगभग 1000 केजी हीरोइन सीज हुआ था 2021 में। अच्छा कितना इंक्रीज हुआ बताओ, उससे पहले बहुत कम था। 2020 में केवल तुम्हारा 300 केजी हुआ है और 2019 में केवल 130 केजी था। तो इससे हम समझ सकते हैं कि अभी रेगुलर ये ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पंजाब जानी रहा है बाबू, उड़ता पंजाब देखा ही होगा मूवी तुम, कितना ड्रग्स कबीर सिंह ही था ना वो, कबीर सिंह देखा हर समय तो भांग धतूरा में रहता था, पड़ा रहता था वो। बताओ ये बहुत सिंपल चीज़ है। हाँ कबीर सिंह उसमें नाम है, मुझे कुछ आता नहीं है। अच्छा सॉरी दूसरा वाला कबीर सिंह मूवी है ना, उसका नाम दो मूवी को मर्ज कर था वो, उड़ता पंजाब में दिखाया गया है। इसमें ड्रग कोकिंग सबका देख लेना, वहाँ पे देख लेना मत देखो। दिक्कत क्या दिक्कत है कि हम सैंडविच मतलब देखो ये देखो इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोगों को समझ लेना है अच्छे से। देखो भारत दिक्कत है कि भारत सैंडविच क्या है, हम गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में आते हैं। क्या होता है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल? ये जो तुम देख रहे हो ना, ईरान का, अफगानिस्तान का और पाकिस्तान का, ये जो तुम्हारा माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा प्लांटेशन होता है ड्रग्स का, नशाखोर। इसी को बोलते हैं गोल्डन क्रेसेंट। को पूछेगा गोल्डन क्रेसेंट का मतलब क्या है, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कंटिन्यूस वाला जो एरिया है, माउंटेन वाला एरिया, वहाँ बहुत प्लांटेशन होता है और वहाँ से पूरा दुनिया में सप्लाई किया जाता है। तालिबान अपना इकोनॉमी पूरा ड्रग्स पे टिका है, पता है तुम लोग को पूरा। और दूसरा क्या है तुम्हारा गोल्डन ट्रायंगल, म्यांमार, लाओपीडिया और थाईलैंड, यहाँ पे भी होता है, बट यहाँ पे अभी कम हुआ है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये वाला गोल्डन क्रेसेंट से प्रॉब्लम है। और इंडिया को बीच में आता नहीं आता, तो इंडिया बीच में सैंडविच, इसीलिए कहा था कि इंडिया सैंडविच है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में। तो यहाँ चलो गोल्डन ट्रायंगल में भी कम हुआ है, इसका आंकड़ा देख रहे थे कम हुआ है, बट गोल्डन क्रेसेंट में अभी भी उतना ही प्रॉब्लम है। और यहाँ से पूरा दुनिया में ड्रग्स तुम्हारा सप्लाई होता है, ये प्रॉब्लम है, पढ़ लेना वो चीज़। आगे देखो इससे नुकसान क्या होता है, इससे नुकसान होता है कि लगभग $740 बिलियन एनुअली हमारा नुकसान होता है। कैसे? कोई ड्रग खा के पागल हो गया, बीमार हो गया, हॉस्पिटल जाएगा ना, सरकार को पैसा लगेगा नहीं लगेगा? तो वही देखो यहाँ पे टबैको, अल्कोहल और इस तरह का ड्रग्स लेने से लगभग $740 बिलियन का हमको लॉस हो रहा है प्रत्येक साल, समझे? और देखो ड्रग्स पता नहीं क्या क्या है तुम्हारा, हसीस है, गांजा है, सीवीसी है, कोकीन है, ये सब की वजह से है ना, ये भी सीज किया गया और ये सब की वजह से हो रहा है ऐसा। देखो अब इंडिया में ऐसा आखिर इंडिया क्यों वल्नरेबल है? इंडिया क्यों ना वल्नरेबल हो? हमारा लैंड बाउंड्री देखो, लगभग 15,000 किलोमीटर लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं, लगभग 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन है हमारा, तो ये आएगा ही आएगा स्मगलिंग। तो वहाँ पे हमारा कार्रवाई होना चाहिए। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देखो बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ, नेपाल, म्यांमार, चाइना के साथ, तो वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग होने का हॉट स्पॉट है। उसके बाद देखो हम सैंडविच है गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल के बीच में, तो वहाँ पे बहुत ट्रैफिकिंग होता है ये सब चीज़ का, समझ रहे हो ना? और दूसरी बात है कि हमारा जो भी बॉर्डर एरिया बहुत पोरस बॉर्डर एरिया बीच में बहुत गैप आ जाता है वहाँ पे। ये अलग बात है कि हमने एक नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया था जो कि 2016 से ही है, बट कितना काम कर रहा है भगवान जाने, समझे? तो क्या हमें करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, इंटरनल डिमांड को काउंटर करना चाहिए। अब बताओ सब आदमी बैठा हुआ है, कौन लेके आएगा, गांजा लेके आएगा, वहाँ पर बैठा हुआ है वो कैंची लेके। इंटरनल डिमांड को पहले कम करना होगा, बिल्कुल जन आंदोलन चलाना होगा। स्वच्छ भारत मिशन के लिए चलाए कि नहीं चलाए? नीतीश कुमार की तरह काम नहीं करना होगा, समझे? नीतीश कुमार की तरह नहीं, नीतीश कुमार ने तो एक्चुअली दारू को और बढ़ावा दिया, ठीक है समझोगे, तो प्रमोट किया है उसने। वैसा काम नहीं करना, हमको इंटरनल डिमांड को काउंटर करना है, ठीक है? बिहेवियर चेंज लाना है, नजिंग करना है, याद आ गया ना नजिंग का मतलब क्या होता है, वो करना है हमें। जन आंदोलन स्वच्छ भारत मिशन की तरह करना है। सीएसआर भी, जैसे कॉर्पोरेट रिस्पांसिबिलिटी होता है ना, इंडस्ट्री देता है सीएसआर, सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, यानी कि इंडस्ट्री का भी बनता है कुछ परसेंट वो तुम्हारा सोशल वेलफेयर के लिए खर्च करे, होता है कि नहीं होता सीएसआर वाला? पढ़े हो तुम सीएसआर के बारे में? पढ़ाई तो है कई बार। तो यहाँ पे इंडस्ट्री भी इस तरह का सेंटर बनाए, अपने सीएसआर के रूप में कुछ पैसा खर्च करे, ताकि इस तरह का काम ना हो, ड्रग का काम कम हो, सेंटर वो खोले। उतना ही कस्टम्स कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कस्टम और डिफरेंट एजेंसी का, ताकि इस तरह का जो ड्रग माफिया है उसका बैकबोन तोड़ दिया जाए। और जो तुम्हारा हाउसिंग सोसाइटी का, ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी भी काम करे और अपना नियम कायदा लेके आए और बोले कि ड्रग्स लेना पाप है, ड्रग्स लोगे तो फंसोगे बेटा, अच्छे से फंसोगे। तो इस तरह का तुमको बताना होगा, सोसाइटी को तुमको अवेयर करना होगा। बट जानते हो सोसाइटी पहले से ही अवेयर है। उसका देखो कैरिंग स्क्वाड्स लाना होगा आपको, यानी अच्छा खासा वहाँ पे आपको तैनात करना होगा, टेक्नोलॉजी लाना होगा, ताकि यदि बाहर से आता है तो अच्छे से डिटेक्ट हो सके। फाइनल शब्द क्या है कि केवल इन्फोर्समेंट एजेंसी से नहीं होगा, आपको सोशल और सोसाइटल फ्रंट पे काम करना होगा। पहले सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना होगा। एडिक्ट जानते हैं यूज से बहुत एडिक्टिव है, उसके लिए आपको ये एडिक्शन सेंटर्स भी खोलने होंगे, ठीक है? तब जाके हम, और दूसरी बात सबसे लास्ट बात क्या है कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फियर होना चाहिए, डर होना चाहिए। यदि हम धतूरा भांग ये सब खा रहे हैं तो बहुत ख्याल नहीं हमारा, समझे? तब जाके जो स्मगलर है या पेडलर्स है, जो ड्रग्स का यूजर है, वो कंट्रोल कर सकेगा। दैट्स इट।